हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के पार्ट 3 के बारे में। मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 के बीच में भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के बारे में दिया गया है, परंतु आज हम सिर्फ संपत्ति के अधिकार के बारे में बात करेंगे, जो कि मूल संविधान के अनुच्छेद 31 के अंतर्गत था। लेकिन वर्तमान में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार में रख दिया गया है, जिसे भाग 12 के अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत रखा गया। क्या वजह थी जो कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाना पड़ा, इसके बारे में हम बात करते हैं। 1951 में प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत संपत्ति के मूल अधिकार में परिवर्तन कर दिया गया, जिसके अंतर्गत सरकार निजी संपत्ति को अधिग्रहण कर सकता था। अर्थात मौलिक अधिकार का तात्पर्य होता है कि जिसको चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार, कोई भी इसका हनन नहीं कर सकता। यदि हनन करेगा तो आप उच्च न्यायालय में जा सकते हो, हम और आप उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। तो सरकार के सार्वजनिक विकास के लिए लोगों की ज़मीन को अधिग्रहण करने की ज़रूरत हुई, लेकिन मौलिक अधिकार मिलने की वजह से कोई भी अपना ज़मीन देने को सरकार को तैयार नहीं था। इसलिए केंद्र सरकार ने 1951 में पहला संविधान संशोधन किया और निजी संपत्ति को अधिग्रहण कर सकता है। और उन्होंने मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 31 में परिवर्तन किया और कहा भैया हम मूल अधिकार में से कुछ कटौती करते हैं, कुछ उसमें परिवर्तन करते हैं और संपत्ति के अधिकार को कम करते हैं, और मैं निजी संपत्ति को भी अधिग्रहण कर सकता हूं। यह मामला शंकरी प्रसाद मामले 1951 में सुप्रीम कोर्ट ने पहली संविधान संशोधन अधिनियम के बारे में कहा। यह मामला 1951 में सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा शंकरी प्रसाद मामले में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद मौलिक अधिकार में कटौती कर सकता है या वापस ले सकता है या इसमें आमूलचूल परिवर्तन भी कर सकता है, क्योंकि यह संसद के संशोधन अधिनियम 368 के तहत ही आता है। अर्थात सुप्रीम कोर्ट ने भी हरी झंडी दे दिया, भैया संसद चाहे तो मौलिक अधिकार में भी संशोधन कर सकता है। लेकिन आगे क्या होता है कि गोलकनाथ मामले 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने वाले फैसलों को पुनः पलट दिया और कहा कि मूल अधिकार में कोई भी बदलाव या कटौती नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के खिलाफ संसद ने 24वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 13 व 368 में संशोधन किया और कहा कि संसद मूल अधिकार में परिवर्तन कर सकता है या इसे सीमित कर सकता है और ज़रूरत पड़ने पर मूल अधिकार को वापस भी ले सकता है। अर्थात जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने फैसले को पलट दिया तो इसके खिलाफ में अगस्त में संसद ने 24वां संशोधन संविधान में किया और उसने अनुच्छेद 13 व 368 में संशोधन करके कहा कि भैया हम मूल अधिकार में भी परिवर्तन कर सकते हैं। संसद को अधिकार मिल चुका या दे दिया गया इस संविधान संशोधन के द्वारा। इसके एवज में पुनः एक मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, केशवानंद भारती 1973 में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद मूल अधिकार में कोई भी परिवर्तन कर सकता है, केवल संविधान के मूल संरचना में कोई भी परिवर्तन ना हो। जब सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि संसद संविधान संशोधन करके अपना नया नया युक्ति लगा रही है कि किस तरीके से वह संविधान के मूल संरचना को परिवर्तित कर दे, तो थोड़ा सा न्यायपालिका ने भी यहाँ पे अपना दिमाग लगाया, कहा भैया तुम करो, मूल अधिकार में तुम परिवर्तन करो, लेकिन एक बात याद रखना कि संविधान के मूल संरचना में कोई परिवर्तन न हो। ठीक है, आप परिवर्तन करो, लेकिन संविधान के मूल संरचना में कोई भी परिवर्तन न हो। इंदिरा गांधी मामले 1975 में सुप्रीम कोर्ट ने पुनः कहा कि संविधान के मूल संरचना में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, चाहे संसद किसी भी आर्टिकल का कोई भी संशोधन करे, लेकिन मूल संरचना के साथ कोई भी छेड़खानी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 39वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 में लोकतंत्र व
प्रधानमंत्री व लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव संबंधित विवाद को न्यायपालिका के कार्य क्षेत्र से बाहर रखा गया, जिसे उच्चतम न्यायालय ने रद्द कर दिया। संसद ने क्या किया, 1975 में 39वें संविधान संशोधन अधिनियम में कहा कि प्रधानमंत्री व लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव में यदि कोई भी विवाद होता है तो इसमें न्यायपालिका कोई भी टांग नहीं लड़ाएगा। न्यायपालिका बोले अरे मैं तो संविधान का एक मुख्य भूमिका है मेरी, और ये लोग हमको ही बाहर कर दे रहे हैं, अर्थात संविधान की मूल संरचना को ही बर्बाद कर दे रहे हैं, उच्चतम न्यायालय को ही बाहर कर दे रहे हैं। तो उसने क्या किया, नहीं भैया ये कानून नहीं चलेगा, और न्यायपालिका ने उसको भी रद्द कर दिया। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम में संसद ने कहा कि संसद की विधायी शक्तियों की कोई सीमा नहीं है और किसी भी संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, चाहे वो मौलिक अधिकार ही क्यों न हो। संसद भी पीछे नहीं हट रहा है, इधर न्यायालय भी पीछे नहीं हट रहा है। न्यायालय ने कहा कि नहीं, न्यायालय का काम ही क्या है, यही है तो कोई गलत विधान बनाता है तो उसको न्यायालय में चुनौती देकर आम जनता को राह दिलाया जा सके। पुनः मिनर्वा मिल मामले में 1980 में इस अधिनियम को उच्चतम न्यायालय के द्वारा रद्द कर दिया गया, क्योंकि इसमें न्यायालय के न्यायिक समीक्षा को ही समाप्त कर दिया गया है, क्योंकि हमारे न्यायालय को अथॉरिटी दिया गया है कि यदि आपको लगता है कि कुछ विधान गलत बन रहा है, कोई गलत कानून बन रहा है, तो उसका आप न्यायिक समीक्षा करिए, यदि आपके नज़र में सही है तो उसको पास करिए, नहीं तो उसे समाप्त कर दीजिए। वामन राव मामले 1981 में सुप्रीम कोर्ट ने मूल संरचना की व्याख्या करते हुए कहा कि यह 24 अप्रैल 1973 के बाद अधिनियमित संविधान संशोधन पे लागू होगा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने 1981 में कहा कि मूल संरचना का एक सिद्धांत दिया। मूल संरचना का सिद्धांत क्या है, मैं आपको इसको नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता। और कहा कि जो मूल संरचना है, इस मूल संरचना के साथ संसद कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकता। अब तक आप जो छेड़खानी कर सके हो वो ठीक है, लेकिन 1973 के बाद यदि आपने कोई संविधान बनाया है, कोई संशोधन किया है, तो उसमें ऐसा कोई नियम है, कोई विधि है जिसके तहत संविधान की मूल संरचना आहत होती है, तो वह आपका नियम व आपका विधि नगण्य माना जाएगा। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार में रखा गया, जिसे भारतीय संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत रखा गया। तो संसद ने देखा कि यह किसी भी तरीके से न्यायपालिका संपत्ति के अधिकार में छेड़छाड़ नहीं करने देना चाह रहा है, तो उसने क्या कहा कि मूल अधिकार से हटाकर उसको एक विधिक अधिकार में रख दिया। इससे क्या हुआ, ना न्यायपालिका को समस्या हुई और न हमारे मौलिक अधिकार को ही ज़्यादा समस्या हुई, अर्थात हमारे संविधान से बाहर न हो करके वह एक विधिक अधिकार में रख दिया गया, जिसे भाग 12 के अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत रखा गया।